निराला सभागार के इस सत्र में एक बार फिर मेरे हिस्से का भी स्वागत स्वीकारिएगा। आप सभी ने इस विश्व रंग के जो कोर कमेटी में है, सबने बहुत अच्छे से इसको स्वागत सत्र को किया है। शरद जी को भी धन्यवाद। हमारे बीच श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण कथेतर गद्य के और अन्य विधाओं के सृजनकर्ता बैठे हुए हैं। श्री निरंजन श्रोत्री जी, प्रज्ञा जी, देवीलाल जी, बलराम जी, श्री प्रकाश जी और वो सभी जो आज यहाँ इस सत्र के एक तरह से महत्वपूर्ण साक्ष्य बनने जा रहे हैं, सभी का अभिनंदन। आप सभी हमारे लिए बहुत विशिष्ट हैं। कथेतर गद्य को सुनने और गुनने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं, यह संग इस सत्र को महत्वपूर्ण बनाएगा। कथेतर के अंतर्गत देश के अध्येता लेखकों की जीवंत उपस्थिति और साक्षात पाठ से हमें भरोसा है कि हम बेहतर दृश्यों, कल्पनाओं, अनुभवों और भाषाई अभिव्यक्तियों का हमें एक उत्कृष्ट रस और उत्कृष्ट चिंतन गुनने को मिलेगा। जी हाँ, हम यहाँ यह दोहराते हुए और गौरवान्वित हैं कि हम विश्व रंग के इस सांस्कृतिक वातावरण में हैं। हम जोर देकर कहेंगे कि हम प्रेम को अपने लेखन में और व्यवहार में भी साथ रखते हैं। हम करुणा के संवेदन के लिए अतिरिक्त रूप से सजग हैं। लेखक होते हुए हम मनुष्यता के पक्ष में प्रतिपल संजीदा होने की सहज चेष्टा करते हैं। हमारे आज के चुनिंदा वक्ताओं के लिखे में और चेतना में मनुष्य की और मनुष्य समर्थित संस्कृति की गरिमा की स्थापना हुई है। आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ देश के बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार और लेखक श्री ओम धानवी जी हैं, अनिरुद्ध मठ जी हैं, शरद कोकास हैं और यह नाचिस भी। कथेतर गद्य आखिर है क्या? अभी प्रीति ने प्रकाश डाला है। यह इतना कठिन उत्तर वाला प्रश्न तो नहीं, तथापि प्रस्तावना के लिए मुझे उचित लग रहा है कि हम इसे परिभाषित करने की चेष्टा करें। कथेतर गद्य वह गद्य है जो कथा नहीं है, स्पष्ट रूप से। और जब कथा नहीं है तो स्पष्ट है कि इसमें कल्पनात्मक लेखन नहीं है, बल्कि वास्तविक स्रोत पर आधारित वास्तविक ब्यौरे का एक रोचक लेखन है। इसमें दिखाए गए व्यक्ति और घटनाएं और स्थान वास्तविकता पर आधारित होते हैं। कथेतर गद्य के लिए हमें अगर उस दौर के महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आते हैं तो समकालीन परिदृश्य में भी बेहतर और उत्कृष्ट लेखन के बहुत सारे नाम इस दौर में भी हैं, जो इस कार्यक्रम में भी संभवतः उपस्थित हैं। इन नामों के अनुवर्त में स्मृति में अनेक नाम कौंध रहे हैं। फिलहाल हम हमारे दौर के एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट युवा लेखक कहते हुए मैं फिर से शरद कोकाश की तरफ इशारा कर रहा हूँ। युवा लेखक मूलतः कवि हैं और पहल पुस्तिका के अंतर्गत आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतिहास बोध को लेकर लिखी 60 पृष्ठों की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता पहल में ही प्रकाशित लंबी कविता देह के लिए चर्चित है। लंबी कविता के विशेषज्ञ माने जाते हैं शरद जी। आपके 2 कविता संग्रह गुनगुनी धूप में बैठकर और हमसे तो बेहतर रहे रंग प्रकाशित हैं। इसके अलावा उनकी चयनित कविताओं का संकलन भी अभी अभी दृश्य में आया है। उनकी एक चिट्ठियों की एक किताब कोकास परिवार की चिट्ठियाँ और नवसाक्षर साहित्य के अंतर्गत 3 कहानी पुस्तिकाएं भी प्रकाशित हैं। दर्शन एवं मनोविज्ञान के अध्येता कवि शरद कोकास एक और काम कर रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन क्षेत्र में भी एक्टिविस्ट के रूप में कार्यरत हैं। मस्तिष्क की सत्ता, जन इतिहास, संस्मरण सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। शरद कोकास कथेतर गद्य में अपनी रोचक एवं काव्यात्मक भाषा, चुटीले संवाद और शोधपरक सामग्री के लिए भी खूब जाने जाते हैं। आज वह हमें जो सुना रहे हैं आदिवासी बहुल जिले बैतूल, वहाँ के इतिहास और कवि भवानी प्रसाद मिश्र के बैतूल में रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी पर वह अपना कथेतर गद्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आदरणीय श्री शरद कोकास जी पधारें और अपना कथेतर गद्य का पाठ करने का कष्ट करें। धन्यवाद भाई ब्रज श्रीवास्तव और सारे उपस्थित श्रोताओं को और मित्रों को मेरा प्रणाम।
कथेतर गद्य की जो रचना मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जैसे कि कथा में कहा जाता है कि इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, इस रचना के बारे में मैं कहूँगा कि इस रचना के सारे पात्र सत्य हैं सभी। तो ये जो रचना है इसका शीर्षक है भवानी माँ साहब के शिष्य जगमोहन। जंगलों के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मुझे अपने जन्म स्थान बैतूल के आसपास के जंगल याद आते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, उमते अनमने जंगल। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की यह पंक्तियां पढ़ते ही मध्य भारत में स्थित ग्रेनाइट और बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और वहां के घने जंगल सभी को याद होंगे। तत्कालीन मध्य प्रांत के दक्षिणी भाग के आदिवासी बहुल जिले बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से निकली ताप्ती नदी और अमरकंटक से निकली नर्मदा की धाराएं इन पंक्तियों में मचलने लगती हैं। इन नदियों की उपत्यकाओं में बसे मूल निवासियों के दुख सुख, उनकी बोली, उनकी भाखा कविता में मुखर होने लगती है। अतीत के पन्ने पलटते हुए हम कुछ पीछे चलते हैं। यह सन 1400 के आसपास की बात है। जंगली हवाओं में घुली आदिम गंध, सागौन वनों की नमी और ठंड से ठिठुरते पात गाद बैतूल को उसकी आदिम पहचान प्रदान कर रहे थे। यहाँ के गोंड राजा, गोंडवाना साम्राज्य के संस्थापक शासक नरसिंह राय अपने जंगलों के सानिध्य में, अपनी नदियों के साथ, अपनी आदिम प्रजा की संगति में खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वर्तमान बैतूल शहर से 6 किलोमीटर दूर स्थित खेड़ला के किले में उनका निवास था। खेड़ला से लगे देवगढ़, गढ़ामंडला, चांदा सिरपुर जैसे गोंड राज्यों में भी खुशहाली के गीत गूंजते थे। लेकिन समय को करवट लिए बिना चैन कहाँ। सन 1418 में मालवा के सुल्तान हुशंग शाह अपना रथ दौड़ाते हुए यहाँ तक आ गए और उन्होंने गोंड राजाओं के तमाम क्षेत्र में अपने राज्य की पताका लहरा दी। फिर कुछ ही वर्षों बाद 1467 में बहमनी शासक फिरोज शाह यहाँ पहुंच गए और कालांतर में यह प्रदेश पूर्णतः दक्षिण के बहमनी शासकों के अधीन आ गया और अंततः राजा राघोजी भोसले के जयघोष के साथ यहाँ मराठों का साम्राज्य स्थापित हो गया। संस्कृति के गौरवशाली अध्यायों में भारतीय कहलाने वाले वे अंतिम राजा थे। उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रबर का तंबू धीरे धीरे पूरे महादेश में फैल चुका था। सन 1818 आते आते ब्रिटिश साम्राज्यवाद नीति के तहत यह प्रदेश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज गर्मी से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें बैतूल की जलवायु रास आ गई। लेकिन अंग्रेज तो व्यापारी थे, उन्हें इस जगह से कोई आर्थिक लाभ नहीं था क्योंकि यह तो बेतूल था। अरबी में बे यानी बिना और तूल यानी कपास, बेतूल अर्थात यहाँ कपास नहीं होता था। फिर बचे हुए गोंड राजाओं के वंशज भी खेड़ला सरकार के रूप में अपनी पताका लहरा रहे थे। गोंडों को अंग्रेजी नहीं आती थी और अंग्रेजों को गोंडी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए घर की बेरोजगार संतान की तरह यह प्रदेश उपेक्षित रह गया। 20वीं शताब्दी आते आते यह संपूर्ण प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत आ गया और नर्मदा संभाग के अंतर्गत इसे सीपी एंड बेरार या मध्य प्रांत और बरार नाम दिया गया। मनुष्यों का आगमन यहाँ कम था, इसलिए पेड़ों को जीवित रहने का अवसर मिल गया और धीरे धीरे पूरा प्रदेश वनों से आच्छादित हो गया। पहले बैतूल को बदनूर कहा जाता था, लेकिन बाद में यहाँ के वर्तमान मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित बैतूल बाजार के नाम पर इसका नाम बैतूल कर दिया गया। वैसे भी बैतूल बाजार तत्कालीन गोंड राजाओं का मूल शहर था। अब सन 1900 के आसपास मेरे परदादा विश्वेश्वर प्रसाद जी लाऊ पाठक का पूर्वा जिला रायबरेली से निकले और काम धंधे की तलाश में बैतूल आ गए। उन्होंने तालाब के पास मुसलमानी मोहल्ले में एक मकान किराए से ले लिया और लकड़ी के व्यवसाय के लिए जंगलों का ठेका लेना शुरू किया। बस जिंदगी अपनी राह पर आगे बढ़ती गई। बेटियों के शादी ब्याह हो गए और 5 बेटे जंगल के ठेके और फर्नीचर के काम में लग गए। बैतूल में एक जगह है जहां आज भी इतवार को हाट लगता है
उसका नाम है इतवारी बाजार। बाद में उन्होंने इसी इतवारी बाजार में अपना खुद का मकान बना लिया और मकान के एक हिस्से में लकड़ी का फर्नीचर बनाने का कारखाना खोल लिया। इन्हीं विश्वेश्वर प्रसाद के बड़े बेटे बाबूलाल के घर में तीसरे दशक के अंत में एक बेटी और 2 बेटों के बाद चौथी संतान के रूप में मेरे पिता श्री जगमोहन कोकास का जन्म हुआ। जैसा कि उन दिनों पढ़े लिखे माँ बापों द्वारा अपने बच्चों को स्कूल भेजने का चलन शुरू हुआ था, बाबूलाल जी ने भी अपनी संतानों को स्कूल भेजना शुरू किया। उन दिनों शहर में एक ही हाई स्कूल था जिसे मिश्रा हाई स्कूल कहते थे। बाद में उसका नाम न्यू बैतूल हाई स्कूल हो गया। छात्र जगमोहन पढ़ने में मेधावी तो थे ही, लेकिन देशभक्ति की बातों में उनका मन अधिक लगता था। हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां कहकर फांसी के फंदे पर लटक जाने वाले भगत सिंह को शहीद हुए अभी 1 दशक भी नहीं हुआ था और देश भर में बच्चे उन बिजलियों की रोशनी में आजादी की ओर जाने वाला मार्ग तलाश रहे थे। यह संयोग की बात है कि सन 40 के आसपास हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र मिश्रा हाई स्कूल में हेडमास्टर बनकर आ गए। भवानी दादा उस समय बहुत युवा थे और गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। इन्हीं की प्रेरणा से स्कूल की गतिविधियों के साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि लेने लगे। उन्होंने वहीं इतवारी बाजार में एक मकान किराए से लिया और बैतूल के युवाओं और बच्चों को संगठित करने का काम शुरू कर दिया। उनका यह मकान मेरे पैतृक मकान के बहुत ही करीब था। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने शिक्षक साथियों मदन लाल चौबे, राम स्वरूप वाजपेयी, शंभू प्रधान लघाटे और लघाटे मास्टर साहब, इनको लेकर एक टीम तैयार की और विभिन्न गुप्त योजनाओं को अंजाम देने के काम में लग गए। इन कामों में प्रमुख काम थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, जहां अन्याय दिखे उस अन्याय का विरोध करना और अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाना। एक टीम उन्होंने अपने स्कूल के छात्रों को लेकर बनाई, जिसमें शामिल थे राममूर्ति चौबे, कोमल सिंह, जगमोहन कोकास और रमेश कुमार वाजपेयी। ये उनके स्कूल के छात्र थे। मेरे पिता जगमोहन उस समय 7वीं कक्षा में थे और रमेश वाजपेयी यानी कि रम्मू चाचा 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। यद्यपि यह बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन उनमें जज्बा गजब का था। आंदोलन शब्द के विषय में उन्हें भले पता ना हो, लेकिन गुलामी का एहसास अवश्य था। वे मजदूरों, किसानों और छोटे मोटे काम करने वाले कामकाजी लोगों को अंग्रेजों के हंटर से पिटते हुए देखते थे तो उनका बाल मन उद्वेलित हो जाता था। देश प्रेम का यह जज्बा अनुभव से उपजा था। जाहिर है कि शोषण के खिलाफ लड़ने की समझ पैदा होने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। ये बच्चे भवानी दादा और उनकी टीम के लोगों के लिए प्रमुख रूप से संदेश लाने, ले जाने, सूचनाओं पर अमल करने और आंदोलन सामग्री पहुंचाने का काम करते थे। बच्चों पर अंग्रेजों की नजर जरा कम ही रहती थी, इसलिए सारे काम आसानी से हो जाते थे। वह सन 1942 का साल था। तारीख थी 9 अगस्त, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन की तारीख के रूप में जानते हैं। उस दिन गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने के अलावा टाउन हॉल की बिल्डिंग पर तिरंगा फहराने की योजना बन चुकी थी। सुबह से ही जुलूस की तैयारियां होने लगी। जुलूस के लिए इकट्ठा होने की जगह, प्रस्थान के समय की सूचनाएं एक दिन पूर्व ही पहुंचाई जा चुकी थी। भवानी दादा के नेतृत्व में निकलने वाले इस जुलूस में स्कूल के अनेक शिक्षकों और शहर के देश प्रेमियों ने अपना नाम लिखा दिया। छोटे बच्चों को इस जुलूस में आने की मनाही थी, कोई अनहोनी न घट जाए इस डर से, लेकिन बच्चों के मानस में मचलती भावनाओं को कौन रोक सकता है। वैसे भी बच्चों को जुलूस में जो आनंद आता है वो हम सब जानते हैं। तो जुलूस की शुरुआत न्यू बैतूल हाई स्कूल से हुई और कोठी बाजार, मेन रोड, गुजरी से होता हुआ वह कचहरी की ओर बढ़ने लगा। जैसे कि हम आजाद भारत में देखते आए हैं, उस समय भी पुलिस वाले डंडे लिए जुलूस के साथ चल रहे थे। बिना आदेश के उन्हें कुछ भी करने की मनाही थी। जुलूस आगे बढ़ने लगा। बंकिम चंद्र की कविता वंदे मातरम ध्वनि में ढलकर स्वरयंत्र से बाहर आ रही थी और बिस्मिल अजीमाबादी का गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है अपनी बुलंदी में आसमान छू रहा था। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जुलूस जैसे ही डिस्ट्रिक्ट जेल के पास पहुंचा,
गीत नारों में बदले। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद जैसे जाने पहचाने शब्द जैसे ही सियासतदां लोगों के कानों में पड़े, किसी दरोगा की आवाज में तुरंत एक फरमान जारी हुआ, लाठी चार्ज। जुलूस में शामिल मदन लाल चौबे, राम स्वरूप वाजपेयी, शंभू प्रधान, लगाटे मास साहब और उनके दोस्तों ने चौंक कर देखा, अरे पुलिस की यूनिफॉर्म में ये तो अपने पंडित जानकी प्रसाद दुबे हैं, ये तो अपने शहर के हैं, हम पर थोड़ी लाठियां बरसाएंगे। लेकिन पर पुलिस दरोगा जानकी प्रसाद के चेहरे पर कोई दुविधा नहीं थी। उस समय उनके चेहरे पर अंग्रेज सरकार के हिमायती मुलाजिम का मुखौटा चढ़ा हुआ था। ख्यालों की बिजलियों पर अंग्रेजों की लाठियां भारी पड़ने लगी। फूटे हुए माथों से बहता हुआ खून मुंह में भर आता था, लेकिन जुलूस में शामिल हर व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों में वही जोश था, वही ताकत थी, वही प्रतिरोध जो बरसों जुल्म सहने के बाद पैदा होता है। लाठियां तो बच्चों पर भी पड़ रही थी, लेकिन उनका सर बचाया जा रहा था। 9 वर्षीय बालक रमेश वाजपेयी पर उनकी जांघ पर जैसी एक लाठी पड़ी, बाकी लोगों ने उन्हें कवर कर लिया। अर्जुन बने बालकों की दृष्टि में वह यूनियन जैक था जो एक खंबे के शीर्ष पर लहरा रहा था। क्रांतिकारियों ने अपने हाथों में थामे तिरंगों को हवा में लहराना शुरू कर दिया। उनका अगला लक्ष्य उस खंबे पर झंडा फहराना था। अचानक एक बालक भगदड़ के बीच से निकला। उसके हाथ में एक तिरंगा था जिसमें एक लकड़ी लगी हुई थी। लोगों ने देखा वह बालक तेजी से उस खंबे की ओर बढ़ा जा रहा है। अरे जग्गू, जगमोहन! जुलूस में शामिल वरिष्ठ लोगों ने आवाज दी, लेकिन 11 वर्षीय वह बालक रुका नहीं। वह फुर्ती से खंबे की ओर बढ़ा, यूनियन जैक निकालकर जमीन पर फेंक दिया और वहां पर बंधी रस्सी में लकड़ी खोसकर तिरंगा लहरा दिया। क्या आंदोलनकारी और क्या सिपाही, सबकी निगाहें उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस तिरंगे पर थी। लेकिन जाने कहां से एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर आया और झंडा फहराकर खंबे पर नीचे फिसलते हुए जगमोहन पर गोली चला दी। फिजा में एक आवाज गूंजी, ठाएं! जाहिर है कि निशाना चूक गया, लेकिन जगमोहन को यह सब देखने की फुर्सत कहां थी। उसने फुर्ती से नीचे उतरकर पैर जमीन पर रखे और पल भर में भीड़ के बीच कहीं गायब हो गया। बाबूजी ने कभी विस्तार से इस घटना के बारे में मुझे नहीं बताया। हमें बस इतना पता था कि वे अपने बचपन में कचहरी में झंडा फहराकर आए थे। मैंने उनसे कहा भी, आप सरकार से ये सब क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो बस झंडा फहराया है। मैंने उनसे कहा भी, फिर भी बाबूजी गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तमगा लटका कर घूमने का कोई शौक नहीं। बाबूजी के निधन के बरसों बाद रमू चाचा यानी कि डॉक्टर रमेश कुमार वाजपेयी, जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल से सेवानिवृत्त हुए हैं और भोपाल में रहते हैं, तो रमू चाचा ने पूरी घटना मुझे बताई और उनसे सुनने के बाद मैं चुप हो गया। मैंने उनसे कहा, मान लीजिए बाबूजी को उस दिन गोली लग जाती तो? रमू चाचा ने कहा, तो क्या हुआ, देश के लिए शहीद हो जाते। बाद में बाबूजी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरा अगला सवाल था, अरे भवानी प्रसाद मिश्र और उनके साथियों के रहते किसकी हिम्मत थी कि जग्गू भैया को कोई हाथ भी लगाता? उन्हें तुरंत अंडरग्राउंड कर दिया गया। हाँ, भवानी भाई और उनके शिक्षक राम स्वरूप मास साहब और शंभू प्रधान जरूर गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें नागपुर जेल भेज दिया गया, जहां वे 1944 तक कैद रहे। धन्यवाद। धन्यवाद शरद जी। एक लेखक साधारण और अपरिचित आम आदमी को भी अपनी रचना का नायक कैसे यथार्थ से जोड़कर बना सकता है, हमने अभी देखा शरद जी के इस संस्मरणात्मक आलेख में और गद्य में। कोठी बाजार, बैतूल, बंकिम चंद्र सरफरोशी इत्यादि जो ऐसे शब्द थे जो एक अच्छा दृश्य बनाते थे। इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं अपना पाठ यहाँ प्रस्तुत करूँ। हाँ, मैं ब्रज जी को बुलाता हूँ। हो गया। ब्रज जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि
ब्रज जी जो हैं, ब्रज श्रीवास्तव, इनके 5 कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। तमाम गुमी हुई चीज़ें, घर के भीतर घर, ऐसे दिन का इंतज़ार, आशा घोष और समय ही ऐसा है, ये बिल्कुल पिछले माह आया है। कविता साधारण विषय पर असाधारण कविता लिखने के लिए ब्रज श्रीवास्तव जाने जाते हैं, और कविता के अलावा आलोचना और अनुवाद पर भी उनका सृजनात्मक लेखन है। उन्होंने साक्षात्कार और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, कहानी और लघु कथा भी, और अभी उनके संस्मरण भी बहुत चर्चा में है। बहुत अच्छे संस्मरण, जो कथेतर गद्य की एक विधा है, उसमें आप लिख रहे हैं। उन्होंने कुछ किताबें भी संपादित की हैं और अनेक किताबों की भूमिकाएं भी लिखी हैं। तो कहा जा सकता है कि कथेतर गद्य में ब्रज श्रीवास्तव एक संभावना है। विदिशा में रहते हैं और साहित्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध शहर है विदिशा, आप लोग जानते ही होंगे। तो मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे संगठक भी हैं, और हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, साहित्य की बात जी, जो अभी पूरे देश में जिसकी ख्याति है, और उसके संचालक हैं ब्रज जी, हम लोगों ने वो बनाया था। तो ब्रज जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वे संचालक के दायित्व के अलावा अपना रचना पाएँ। बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर अभिवादन। ये 20 संस्मरण है और संयोग से पिता पर ही केंद्रित है, और नया ज्ञानोदय में एक बार ये आया है। शीर्षक है पिता के साये में जीवन। सीता राम तो कहो रे रे मनवा। होश संभालने के बाद की बात है, गांव में अपने पड़ोस वाले घर में उस रात गम्मत हो रही थी। मैं अपने कुछ चपल बाल मित्रों के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि मेरे पिताजी हारमोनियम बजाते हुए उक्त पंक्ति को गा रहे थे। सभी उनके आलाप का इंतजार कर रहे थे, और जब उन्होंने ऊंचे सुर में आलाप लिया तो मौजूद रसिकगण वाह वाह करने लग गए। गांव मेरे लिए हमेशा एक रोमान रहा आया। यह एक ऐसा ठाव है जहां बुंदेलखंड और मालवा के छोर मिलते हैं। वहां की बोली सुनकर कोई भाषा का जानकार भी उलझ सकता है कि इस बोली को क्या नाम दिया जाए, जिसमें बुंदेली, मालवी में थोड़ी सी मुरैनवी भी घुली हो। पिताजी अलबत्ता खड़ी बोली भी बोल सकते थे। हमारा कच्चा घर था, लेकिन 2 मंजिला, अटारी वाला घर। बचपन में जब सीढ़ी चढ़ते तो वहीं से आवाज़ देते कि हम आ गए खेल कूद कर, ताकि दादी या माँ हमें पानी के छींटों से पवित्र कर दे। जैसे गैर जाति के बच्चों के साथ खेलने से हम सच में अपवित्र हो गए हों। पिताजी की उस वक्त की सूरत व शक्ल याद करूं तो याद आता है कि वो एक सुंदर युवक थे, और उनकी आंखों में आकांक्षाएं और जिज्ञासाएं चमकती थीं। गोल चेहरा, नुकीली नाक, चौड़ा माथा और फुग्गा रचने योग्य काले चमकीले बाल। गांव की मुख्य सीमा तो एक नदी से खींची है, जो बड़ा आश्रय थी उन दिनों। किसी भी वक्त जाने पर वहां 10-20 लोग नहाते धोते मिल ही जाते। कैसी लहराती हुई बहती थी वो नदियाँ, जो आगे जाकर बीना नदी में समा जाती। उस नदी में ही पिता के सहारे ने मुझे तैरना सिखाया। जाने कब वो दिन आ गए जब मैं उनकी उंगली छोड़ खुद ही उसकी गोद में खेलने के लिए जाने लग गया था। वो पगडंडियाँ और चारों ओर खड़े महुआ, पीपल, बरगद, आम, खजूर, कबीट के पेड़ जैसे संकल्प लिए थे छाया देने को। चना, गेहूँ, मसूर के लिए उपयुक्त काली मिट्टी इस आंचल की पहचान थी। अपनेपन से बोलते, बदन पर आधी धोती लपेटे वो मजदूर नुमा लोग ही थे जो गांव को सच्चे मायनों में गांव बनाए रखते थे। बरसात में खपरों को वाद्यंत्र मानकर जब पानी की बूंदें अपना पतन राग छेड़ती तो हम बच्चों को बहुत मज़ा आता। बाहर चबूतरों पर चौपड़ का टूर्नामेंट चलता रहता था, तो कभी आल्हा का संवेद स्वर में गायन, और चिमनी और लालटेन की दीप शिखा इतने विशाल अंधियारे से भिड़ंत कर लेती कि दूसरी ऋतुओं में भी अपनी तरह के कुछ न कुछ कौतुक होते ही रहते थे। पिताजी भी अक्सर चबूतरों पर अपना कुलीन बोध छोड़कर बैठ जाते। अपने निरक्षर सखाओं के साथ वह ताश खेलते, गपशप करते, लोकगीत गाते, तफरीह को जाते और हाट बाजार को भी जाते। हर गांव में एक मंदिर होता है, सो वहाँ भी था जहाँ कीर्तन होती। पिताजी उसमें शामिल ना होते, उन्हें ऐसा शगल उबाऊ लगता। हाँ, हम बच्चे ज़रूर प्रसाद पाने और मौज मस्ती करने के लिए पिताजी की नज़रों से बचकर जाया करते। मुझे तो इसके लिए पिताजी की कई बार फटकार खाना पड़ी थी।
पिताजी वैसे वाले भक्त नहीं थे। जब और लोग भजन कीर्तन करते, वह चिमनी के मध्यम प्रकाश में पढ़ने के लिए बैठे होते। वह उस दुनिया में रहते हुए साहित्य से न जाने कैसे जुड़ गए थे कि गाँव में धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, मायापुरी आदि के अंक नियमित रूप से डाकिया दे जाया करता था। शरद चंद्र के उपन्यासों के अलावा उनकी अलमारी में रानू, वेद प्रकाश शर्मा जैसे लेखकों की किताबें भी हुआ करती थी। इतनी अभिरुचियों के साथ ही कदाचित वो इतनी अच्छी जिंदगी जी पाते थे। वैसे बढ़िया जीवन कहाँ था उनका। दादाजी के बड़े पुत्र होने के कारण जहाँ पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए एक मर्यादित और अनुशासित जीवन जीने की अनिवार्यता थी, वहीं हम 6 भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उन्हें चुनौती देने के लिए काफ़ी थी। उनका नाम घनश्याम मुरारी श्रीवास्तव था। बाद में उन्होंने उपनाम के स्थान पर लेखकी और उपनाम पुष्प लिखना शुरू कर दिया था। दादी कहती थी कि वे रामनवमी को जन्मे थे। शायद इसी वजह से उनका राम के मिथिकीय चरित्र से बड़ा लगाव था। वह रामचरितमानस का खूब पाठ करते थे। पाठ भी केवल पाठ न होता था, अर्थ खुद ही समझना और उसमें छिपी कविता का रस लेना उन्हें दिलचस्प लगता था। तुलसी जयंती के पहले ही वह मुझसे पूछते, स्कूल में तुम भाग नहीं लोगे तुलसी जयंती पर? और फिर वह खुद लिखकर देते एक तहरीर। अक्सर मैं ही प्रथम या द्वितीय पुरस्कार पाता। मेरे गांव का नाम कांकर है, जो कुरवाई के पास है और भोपाल और विदिशा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर। गांव के उसी स्कूल में मैं पहले दूसरे दर्जे में पढ़ा भी हूँ, जिसमें पिताजी ही शिक्षक थे। उसी वक्फे का एक प्रसंग मुझे खूब याद है। दरअसल पिताजी ने कुछ युवकों को जोड़कर नाटक खेलना शुरू किया था। बाकायदा मंच होता था, मुखौटे, अनुरूप पोशाकें और लटकने वाला माइक होता था। पिताजी राजा हरिश्चंद्र के किरदार का निर्वहन कर रहे थे। अंतिम दृश्य में वह काफ़ी तकलीफों से गुजर रहे थे और लगभग विलाप कर रहे थे। दर्शक दीर्घा में बैठा मैं सिसकते हुए रोने भी लगा। जब मुझे रोका गया तो मैं बिलक बिलक कर कहने लगा, पिताजी को यहाँ बुलाओ, मैं उन्हें घर ले जाऊँगा। दृश्यांतर के बाद वह आए और बोले, बेटे ये तो नाटक है, देखो मैं तो खुश हूँ। तब जाकर मुझे राहत हुई, लेकिन उनके अभिनय की कला को अब तक भूल नहीं पाया हूँ मैं। पिताजी कवि हैं, ये भी मुझे बचपन में ही मालूम हो गया था। उनकी कविताओं का प्रसारण आकाशवाणी से हुआ करता। चबूतरों पर बैठकर लोग उनकी तारीफ करते और गौरव करते कि हमारे गांव का नाम हो रहा है। बाद में माध्यमिक की पढ़ाई के लिए मुझे अपने मामा के कस्बे अशोकनगर भेजा गया था। एक बार पिताजी जब अशोकनगर आए तो गिरिजा कुमार माथुर से मिलने मैं भी उनके साथ गया था। मुझे याद है उनके बीच एक लंबी चर्चा हुई थी। काश मैं ध्यान से सुन सका होता, कितनी महत्वपूर्ण बातें हुई होंगी वहाँ। समय की रेल चलती ही रहती है, हम उसमें सवार ना भी हों तो भी वह हमें ढोती है। बाज़ वक्त हम अपने गंतव्य को समझ उसकी सवारी करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कि पिताजी को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की धुन सवार हो गई। इसके पहले वह बीए में भोपाल विश्वविद्यालय में मेरिट में आने के कारण आत्मविश्वास से भरे थे। 2 बार पीएससी की लिखित परीक्षा में भी पास हुए और वह 1980 में एक छोटी सी प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी पाने में कामयाब होकर बस्तर जैसी दुर्गम जमीन पर ज्वाइन करने के लिए चले गए। पहली बार जब वहाँ से आए थे तो कितने संतुष्ट थे। हाथ में सुंदर ब्रीफकेस और एक अन्य बैग में उपहार नुमा कई वस्तुएं। तब वह 40-42 साल के थे। मैं अक्सर अपनी आयु का ख्याल करते समय उनकी इस आयु में अर्जित की गई उपलब्धियां और संघर्ष की कल्पना करता हूं तो चौंक जाता हूं कि मेरी चाल कितनी मंथर है और वे कितने द्रुत रहे आए। उनकी इस नौकरी के चलते हमें मध्य प्रदेश के कस्बों शाहनगर, अजयगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, पन्ना और कटनी में रहने का मौका मिला। अजयगढ़ में पिताजी प्रसिद्ध लेखक अंबिका प्रसाद दिव्य के संपर्क में भी रहे। समीप में ही बांधा था, जहाँ वह एक बार कवि केदारनाथ अग्रवाल से मिलने भी गए थे। पिताजी प्रशासनिक अधिकारी हो गए थे, लेकिन अक्सर ही असहज रहते। कारण होती उनकी स्पष्ट सोच और वैसी ही बातचीत, जबकि राजनीतिक लोग गलत काम करवाने का दबाव डालते रहते। इसी बीच उनको तबादलों की परेशानी भी झेलना पड़ी। नौकरी के कुछ सालों पहले उनका तबादला कुरवाई के लिए हो गया था। उसी दौरान उनका पहला कविता संग्रह रामकृष्ण प्रकाशन से आया। उस किताब के लोकार्पण में प्रोफेसर कमला प्रसाद, विनय दुबे, नरेंद्र जैन, शैलेंद्र शैली, हरिवंश शिलाकारी आदि मौजूद थे। तब से पिताजी अनेक लेखकों के संपर्क में रहे। अनेक लेखक मुझसे अक्सर बातचीत में कहते कि आपके पिताजी बहुत विनम्र हैं। उनके शिष्टाचार वाला पक्ष तो जाहिर है,
खास था, लेकिन मैंने उनकी डांट, उलाहने और फटकारे भी सही, लेकिन उन्हें शिरोधार्य करके आगे बढ़ता रहा। वह हमेशा मुझे कुछ बड़ा काम करने योग्य बन जाने के लिए झकझोरते रहे। मेरा संतुष्ट दिखाई देना उन्हें असंतुष्ट करता था। वह कहते थे कि वो पिता भाग्यशाली होते हैं जो अपना पुत्र का यश सुन पाते हैं। तुम ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा यश मैं देखूं सुनूं। अफसोस मैं ये ना कर सका। एक घटना याद आती है, जब मैं एमएससी में पढ़ रहा था। शौक की कविता तो था ही, मैंने भेज दी कविता छपने और देशबंधु के रविवारी में प्रकाशित भी हुई। मोहल्ले में सभी लोगों ने बधाई दी, लेकिन पिताजी खामोश रहे और मुझे चिंता हो गई। आखिर मैंने माँ से अपनी बात कहकर लगभग पिताजी की शिकायत ही कर डाली कि वे ऐसे वक्त में भी मुझे प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। माँ ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे ये चिंता है कि अभी उसका ध्यान गणित में होना चाहिए। कविता के शौक में शायद वह अपना गंतव्य ना पा पाए। अच्छा कैरियर बनाए फिर करे ये शौक। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। एक कवि पिता की चिंता मेरे हित में थी और मैंने तभी इस दुनिया में कदम रखा जब मैं आत्मनिर्भर हो गया था। पिताजी ने सचमुच ही हम सभी छह भाई बहनों के सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी ओर से जी तोड़ योजनाबद्ध तरीके से मेहनत की और कामयाब भी हुए। बहनों को शिक्षित करने के बाद उनके लिए सुयोग्य वर तलाशने के दिनों की माथे पर सलवटें देखी हैं मैंने, और अच्छे संबंध पाने पर उनके चेहरे की खुशी भी किसी सजन से कम नहीं है तलाश। इस अनुभव पर उनकी कुछ कविताएं भी हैं जिनका जिक्र नरेंद्र जैन ने दुनिया के बाजार नामक उनके दूसरे संग्रह में किया है। मेरी और अनुजों की नौकरी लग जाने के बाद भी वह कभी संतुष्ट न हुए, कहते ही रहते, यथा स्थितिवादी मत बनो, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। पिताजी अपना 67वां जन्मदिन न देख सके। वह तब हितोपदेश का काव्यानुवाद का आधा काम कर चुके थे और तीसरे कविता संग्रह की पांडुलिपि बना रहे थे। और हाँ, इस साल वह परिवार के लिए कार खरीदने का भी मन बना चुके थे कि 6 जनवरी 2008 को दिल का दौरा आ गया। जीवन का शत्रु उनसे कहन ईर्ष्या करने पर आमादा था। दिन के 12 बजे वह एक तस्वीर में बदल गए और हम सब दुख से ठंडे होते जाने के सिवा कुछ न कर सके। जिनके साये में जीवन कितना सुकून भरा था, अब उनकी यादें ही हैं जो सुकून का एक विकल्प मात्र हैं। धन्यवाद। और इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप इस सत्र के जो विविधताएं हैं उसका रसास्वादन कर रहे हैं। अभी आपने 2 लगभग व्यक्ति केंद्रित संस्मरण सुने। अब हम रुख करते हैं श्री अनिरुद्ध उमट की ओर। उनका परिचय आदरणीय प्रीति खरे ने दिया ही है। बस मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि वह यहाँ आज हमको जो संस्मरण सुनाने जा रहे हैं वो एक कलाकार पर केंद्रित है। कोरी चील मारी काया पर छाया करे। बहुत विरल संस्मरण, विरल भाषा। आइए हम सुनते हैं राजस्थान के बीकानेर से पधारे अनिरुद्ध उमट की सुमधुर आवाज़ में ये संस्मरण। इसका शीर्षक इसी में से भजन की पंक्ति से है। कोरी चील म्हारी काया पर छाया करे। सिर्फ एक चील जो मेरी देह पर छाया करे। जाने कितने बरस पहले का दिन रहा होगा जब सत्यजीत राय ने बीकानेर के जूनागढ़ किले के सामने सूरसागर तालाब के किनारे पीपल पेड़ के नीचे तंदूरा लिए उसे सुना था, जिसे आगे चल उन्होंने सोनी देवी के रूप में जाना। उसकी आवाज़ में क्या था ये तो सिर्फ सत्यजीत राय ही जानते थे। एक मरुस्थली आवाज़ जिसमें विकल आह्वान का गान अलग ही रूप रखता था। राय सोनार किला की शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। मुझे बरसों बाद बुजुर्ग मित्र कृष्ण चंद्र शर्मा ने बताया कि उसकी आवाज़ फिल्म में ली गई थी। पर ये बात कितनी सच थी इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं था, तो मैंने ढूंढ ढांड करके कंफर्म किया कि वास्तव में उन्होंने नमक नहीं डाला। बात में पूरी सच्चाई थी कि सोनार किला में एक दृश्य में बाकायदा सोनी देवी को उन्होंने शामिल किया था। तब से मैं
उनके भजन सुनने को व्याकुल शहर भर की म्यूजिक दुकानों में भटक लिया, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। तब मेरे आकाशवाणी के मित्र ने फरिश्ते के रूप में मुझे समग्र सोनी देवी उपलब्ध करा दी। करीब 60 भजनों का कुल खजाना था, जिसे मैं अविराम दिन रात महीनों तक सुनता रहा। अजीब झुर्रियाती सी सांवली आवाज के फन में मैं कसा जा रहा था। वह मीरा, कबीर, गोगा जी, रामसा पीर और न जाने किन किन लोक देवताओं के हरजस वाणी गाती थी। संगत में सिर्फ तंदूरा और ढोलक। उस आवाज के साथ मेरा रहना कैसा था, इसे व्यक्त कर पाना असंभव है। आज सोनी देवी इस दुनिया में नहीं है, किंतु उनकी आवाज रेतीले धोरों पर किसी ऊंटनी की तरह चली जा रही है। उनकी आवाज की सीडी मैंने प्रिय कवि कुंवर नारायण जी को भी सुनने को दी थी। उसे सुन उन्होंने मुझे फोन कर आग्रह किया कि मुझे उस गायन पर कुछ लिखना चाहिए। उनकी बात मेरे जहन में रही, किंतु मैं लिखना टालता रहा। एक दिन कुंवर जी चले गए। 7-8 माह या उससे अधिक के समय में मैं उस गायन को याद करते कुछ लिखता ना मैं करूँगा। मुझे नहीं पता वह लिखना क्या था। शायद उस आवाज़ के भजनों की दुनिया में मेरे जीवन में जो उतरी उसे ही मैं लिखते सुन पड़ रहा था। ये इसका शुरुआत है। अब इसके 6 हिस्से मैं आपको वो गद्य सुनाऊंगा। आप इसे इम्प्रेशन कहें, ये संस्मरण नहीं है। पहला, जैसे सैकड़ों सफ़ेद भेड़ों के बीच एक काली बकरी अथाह प्रवाह में किसी नाव सी हिचकोली खाती आगे बढ़ रही है। कांसे के थाल में सांवरे के लिए भोग में परोसे चावल में एक काली मिर्च रखी और पट ढांप दिए। बाहर मेड़ पर टोगड़ी की मां रंभा रही थी। झोंपड़े पर 2-4 बूंदें किसी भटके बादल की गिरी और पूरी झोंपड़ी में गीली लकड़ी की महक पसर गई। कोई कंठ था अपने भीतर सुनता, उसके सुनने ने पर पीर साहब ने कान लगाए। पीर साहेब सुध बुध भूल कंठ के सरवर में सीधी उतर रहे थे। माँ आखिरी सांस में मुक्त हो रही थी। तब बगल में सोई डोगरी बोली, ए बड़भागन बोल तो सही, देख तेरे काने के मुख पर कितने दिनों से भूखे रहने की अमावस छाई है। माँ की गर्दन झूल गई। बिन जारी हंस हंस बोल, बाता थारी रह जासी। मैंने पीछे देखा तो याद आया माँ कहा करती थी, पीछे मत देखना नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। घर आ, मैंने पिता से कहा सब 4 दिनों का मेला। पिता ने कहा ऐसा तो कोई सोनी देवी थी, गुगा गेट के पास नायकों के मोहल्ले में रहती थी, वह गाती थी रात रात जागरणों में। ये संसार मसानी खेला। वह सो गई थी जब मैंने उसकी झुर्री झुर्री छाती पर चेहरा रख दिया। कोई गान था सीढ़ियों को जल करता, छल छल छल। दूसरा, पता नहीं चल रहा था चिलचिलाली धूप में दूर धोरे पर क्या रखा है। ऐसे लग रहा था जैसे खेजड़ी की कोई डाल टूट कर पड़ी है और उस पर रेत छाने लगी है। फिर जैसे किसी ने भीतर ही भीतर कहा कि एक बार और पास जाकर देख ले, तो बालू पाँवों को अपनी दहक में जला रही थी। फिर भी सुनने वाला उस जगह के पास जाने लगा। आंखों में तपते सूरज का ताप जैसे चमकता अंधेरा सा कर रहा था। फिर भी जाने वाला रुका नहीं। उसके सर पर आकाश के चिलकाव में चीलें किसी कुएं की सीढ़ियों में जैसे फिसल रही थी। उसने देखा वह कोई डाल नहीं बल्कि कोई तंदूरा है। उसके देखते ही तंदूरे के तार झनझन करने लगे, जैसे खोए हुए को कोई लेने आ गया हो। दूर किसी अस्पताल में उसी वक्त मेरी माँ की बगल के बेड पर कोई उस तंदूरे सा ही लेटा था। मुझे पता नहीं था कौन जीवन से जाने वाला है टूटी डाल की तरह, कौन जाते जाते फिसल कर लौट आने वाला है तंदूरे के झनझन करते तारों की तरह। मुझे कुछ पता नहीं था। रोही में रेत थी, रेत में किसी ने घर बनाने को पैर नहीं डाल रखा था। रात की अधमुंद पलकों और हिचकती सांसों में मेरा कोई पैर अटक गया था।
तब बगल के बिस्तर पर लेटी डोकरी ने अपने कांपते हाथों मेरा सर पकड़ चूमा था। मारो कानो कित रहे हो इतना दिन। मैं कहना चाहता था कि मैं वह नहीं, वह कहना चाहती थी कि वह ही मीरा, वह ही डोकरी है, वही सोनी देवी है। फिर वह गाने लगी, कफ से भरी छाती खड़खड़ करने लगी। अरे खोल टोकरी भिजे। अरे मैंने कहा। माँ ने पलकें खोली। पूरे वार्ड में सुनी पलकें थी। वार्ड में एक आलाप था, अरे काना थे किस विध भूल गया। डब आंखें पथरा गई। दूर ढाणी में अकेली रह गई टोकरी ने देखा सोनी देवी धोरे में धंस रही है। माँ ने अब के बचा ले मारी माँ, बटाऊ आयो लेवन ने। तीसरा, वह गाती है तो लगता है जैसे धोरों पर की सर्पिल लकीरें उसकी देह में से गूंज रही है। उसकी आवाज बालू के कणों में जाने किसको ढूंढती। उसका ठाकर कोई और नहीं, उसी का गुलाम है। वह गुहार लगाए तो ठाकर की देह में नीलापन पसरने लगता। वृक्षों के कांटों में से गिरगिट पूछता है, क्या कर रही है सोनी। वह उसे कुछ कहती, इस बीच पूछने वाला तपती बालू में अपने बिल में समा जाता। फिर वह हिला लगाती, बोल्टी बोल्टी को झकझोरती। सब गान उसका एक गान, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ मनभार। चूल्हे की ठंडी राख से ठाकर जी की प्रतिमा को मांझती खो जाती, जैसे कोई उसे मांझ रहा है। रोही में लू के साथ एक भीगा सुर दिशाओं में साए साए करता। मारो थारे बिन कुण रे थे हेलो लगार गुम जाओ, और मैं धरती अंबर ढूंढूं रे। तंदुरा हो गई काया और अंगुलियां जाने किस खता में खो गई। पूछन आलो पाछो कदई नहीं आवे, मारी कोरी चील मारी काया पर छाया करे। पूछन आलो पाछो कदई नहीं आवे, कोरी चील मारी काया पर छाया करे। चौथा, हुकुम होवे तो मिलनो होए। उसने खेत में सांझ पड़े एक गड्ढा खोदा और उसमें एक काला पत्थर रख मुझे कहा, अब तू भी रख। मैंने एक फूटी हांडी की ठीकरी ली और काले पत्थर के पास रख दी। फिर उसकी आंखों में देखने लगा जो दिन भर कूकती कमेडी सी दिख रही थी। उसने कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है रे बावले, उधर देख खड्डे में। काले पत्थर के पास रखी ठीकरी सांवली हो गई थी। आओ अब हम इसमें उतर जाएं, तू पत्थर मैं ठीकरी। हम धरती के गर्भ में थे। दूर बैठे मोर ने देखा, किन्हीं हथेलियों को रेत पर थपथपाते जीव जिनावर अपने अपने नीड़ ठिकानों को लौट रहे थे। कबीरा तूने जुग को जीत लिया रे, या चादर साहेब संग रांची। और ये अंत में 2 पीस। सड़क कोई बहता लावा था जिसमें मैं बह रहा था। मुझे वह बहाए लिए जा रही थी अग्नि को समर्पित राजाओं की समाधियों, चिरकते कंकरों और सूखे तालाब के पास। जाने कैसा कोई दुख था, विरह था, आमंत्रण था। पीपल की जड़ें बरसों पहले दीवार और समाधि को फोड़ती, खुद एक आमंत्रण थी। क्या मुझे उनमें अपनी तपती देह रख देनी थी। मेरे पास जल नहीं था और कंठ सूख रहा था। मैंने ऊपर देखा, नीला सपाट आकाश सूखे में पसरा। फिर याद आया, किसी ने कहा था दोपहर मृतकों के पास रहते आकाश मत देखना। एक किंकर की छितराई छाया में कोई झूम रहा था। मैं उसके पास गया, उसकी पीठ के पीछे जा खड़ा हुआ। उसने जैसे पीठ पर पड़ती मेरी छाया को अपने हाथ से बुहारा और अपने तंदूरे के तारों में रख दिया। कदसू बाट जोती अबे तू आयो। उसने कहा, अभी दिन के मध्य ताप के कड़ा में सब आत्मा जाग रही है।
मैं उसकी आवाज़ में किसी शोक के दिगंबरत्व में ग्रहण किया जा रहा था। वह वनस्पतियों को गा रही थी जिसमें जाने मैं कौन क्या था। और मित्रों, ये इसका अंत। डोकरी के रूप में डोकरी नहीं कोई और था। शायद ईश्वर उसकी देह के संस्पर्श से जी लेना चाहता था। घर में हमान दस्ता, सिला लोढ़ा, घट्टी, ओखली, हटड़ी उसकी आवाजें हैं। खेत में मूर्ति पगडंडी में लोप होती, पुकार में उसकी समूचा वन भूल जाता, दौड़ता हिरण उसकी छाया में जा सिमटता। कोई दुख नहीं गाया उसने, दुख ने जरूर उसे गा खुद से खुद को हल्का करना चाहा। टिड्डे जिसका खेत चर गए। एक अद्भुत क्लासिक भाषाई अभिव्यक्ति जिसे यथार्थ के स्वरूप में उच्च कल्पनात्मकता के साथ श्री अनिरुद्ध मल्टी जी ने प्रस्तुत किया। पूरी सभा की ओर से आपका आभार, धन्यवाद। एक बेहतर प्रस्तुति कथितर गद्य की हम सबको देने के लिए। अब अध्यक्ष महोदय श्री ओम थानवी जी हमारे बीच कथितर गद्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं। बताना चाहेंगे कि वह हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित चर्चित लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और आलोचक हैं। आप हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के संस्थापक कुलपति रहे हैं। अपने अपने अग्गे और मोहन जोदड़ो जैसी रचनाओं को भला कौन नहीं जानता। कथितर गद्य के एक शीर्ष लेखक श्री ओम थानवी जी से निवेदन है कि वह कृपया अपना पाठ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। इतनी शानदार गद्य की इबारतें पढ़ने के बाद मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं, लेकिन चूंकि और शुरू में जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी और कहा कि अध्यक्षता करनी है, तो आमतौर पे अब तक तो ये करता है कि अध्यक्ष के नाते कुछ न कुछ जो है कह दिया जाए। तो बाद में पता चला कि इसका स्वरूप ऐसा है कि कुछ पढ़ना है। तो पत्रकार के नाते कुछ चीज़ें जो लिखता रहा, तो उसमें कुछ चीज़ें छपी तो लोगों ने पसंद की। एक आध किताब भी मोहन जोदड़ो लिखी थी, तो वो एक तरह से पाकिस्तान से लौटने के बाद में संस्मरणीय थे। पर पत्रकार के रूप में कुछ चीज़ें लिखना वो तो यही है कि आप कहीं गए, आपने कुछ देखा और उसका ब्यौरा साझा किया पाठकों से। और जो रचनाकार के रूप में, जैसे अभी मेरे मित्र उमर जी ने, हम तो कथा ही, बल्कि मैं उसको कथितर कहने में संकोच होगा कि जितना रचनात्मक लेखन उनका रहा। पर मैं अभी इसको पलट इसलिए रहा था कि मैं उसको छोटा कर रहा था, क्योंकि मुझे चाहे 1-2 मिनट ज़्यादा दिए गए अध्यक्ष के नाते, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ज़्यादा छूट न लें और आपको लगे कि नहीं हो गया तो फिर मैं इसको रोक दूँ। और कई संस्मरण लिखे हुए थे, तो जो अचानक ही तय किया कि क्या पढ़ूँ, तो मैंने मैं इसका शीर्षक है एक टक कोपेनहागन। कोपेनहागन कोपेनहेगन का स्थानीय शब्द है। कोपेनहेगन में गया था एक संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो उसके बारे में। और वहाँ जाकर के वो बिल्कुल बर्फ़ की दुनिया है और मैं रेगिस्तान राजस्थान का रहने वाला, पर एक संयोग से कई चीज़ें जो थी वो अपने राजस्थान की याद दिलाती थी। रात भर में दुनिया बदल गई थी। सोए तब खिड़की के पास मटमैला आलम था, थोड़ी थोड़ी हरियाली, उठे तो आंखें चौधियाँ गईं। बाहर सब कुछ सफ़ेद था, रात में बर्फ गिरी थी, फाहे हवा में अब भी तैर रहे थे। अनुकूलित वायु वाली दीवारों के घेरे में पता कहाँ चलता है कि सोने और जागने के बीच क्या कुछ हो चला। कोपेनहेगन पहुंचे तब ठंड बहुत थी, पर बर्फ नहीं थी। बर्फबारी ने शहर की रंगत बदल दी।
एक बार तो लगा जैसे सब कुछ ठहर गया है। हर चीज़ को बर्फ ने ढांप लिया था। धरती सफ़ेद थी, सड़क का नक्शा बदल चुका था, बर्फ छतों तक पर जा बैठी थी। हरे पेड़ों की जगह सफ़ेद पेड़ों की कतार थी और हर वाहन पर मानो कोई बर्फ की खोली चढ़ाकर चला गया था। बर्फबारी को इस तरह देखने का मेरा यह पहला अनुभव था। इससे पहले कई दफ़ा जाड़ों में यूरोप जाना हुआ, पर बर्फ से सामना नहीं हुआ। हमारे यहाँ बर्फ सिर्फ पहाड़ी इलाकों में गिरती है। गुलमर्ग में खूब बर्फ देखी, गुलमर्ग में खूब बर्फ देखी, बर्फबारी फिर भी नहीं। चंडीगढ़ के दिनों में जाने कितनी बार दिसंबर के अंत में सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए शिमला में डेरा डाला, बस इंतजार करते रहे, जैसे किसी अभयारण्य में शेर की एक झलक पाने के लिए करते हैं। हर बार हताश होकर चंडीगढ़ लौट आए, सुनने के लिए कि पीछे बर्फ गिर गई है। एक दफ़ा मित्र अनुपम मिश्र जी के साथ में शिमला कूच किया और रास्ते में खबर मिली कि आगे बर्फ गिर रही है। इसी से इतना रोमांच हुआ कि मोटर की रफ्तार दुगनी कर दी, पर शिमला की दहलीज पर पहुंचने से पहले इतनी बर्फ गिर चुकी थी कि चढ़ाई पर हर गाड़ी रपट रही थी। शिमला जाने का रास्ता बंद हो गया था। हम उल्टे पांव सोगी से गाड़ी किसी तरह चंडीगढ़ लौटा कर लाए। बहरहाल आप जानते हैं, यूरोप की उस छोर बर्फबारी देखने तो मैं नहीं गया था। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन की गर्मा गर्मी के बीच मैदानी कोपेनहेगन में बर्फबारी का वह अनुभव एक रेगिस्तान वासी के लिए निराला था। हालांकि राजस्थान से उस जगह की तुलना नहीं की जा सकती। सर्दी और गर्मी ही नहीं, यहाँ से वहाँ हर तरह के फासले हैं, मगर फिर भी रेत और बर्फ में कई चीजें बरबस नजदीक जान पड़ी। रेत भी कुछ इसी तरह बरसती है, कभी हल्की, कभी तेज, कभी अंधड़ और कभी तूफान की मानंद। हवा ठहरी हो तो रेगिस्तान में आसमान बहुत चटक होता है। रात इतनी काली कि तारे गिलने, पर आंधी चले तो थोड़ी देर में हर चीज रेत में नहा जाती है, आसमान भी। अनुकूलित वायु वाले घर तो नहीं होते, सो दरों दीवारों से लेकर नाक, कान, जिह्वा, पलक सब जगह रेत जा बसती है। सुबह उठें तो घर के बाहर रेत का टीबा रास्ता रोके मिल सकता है। गर्मियों में सड़क पर जमा हो गई रेत उठवाने के लिए सरकार खास बंदोबस्त करती है। बड़े वाहनों में मिट्टी हटाने वाले फावड़े बेलचे टंगे रहते हैं। कुछ ऐसा ही रंग कोपेनहेगन में बर्फ का दिखा। बर्फबारी थमी नहीं कि सड़क पर ट्रैक्टर बर्फ हटा रहे हैं, घरों में लोग कार के पहियों के लिए बेलचे से सड़क पर रास्ता बना रहे हैं, सड़क के बाजू में बनी पगडंडियों पर नमक छिड़क रहे हैं ताकि बर्फ जमे नहीं और पैदल आमद रफ्त मुमकिन हो। बड़ों की आफत, बच्चों का खेल। रेत के ढूंढ में जैसे बच्चे थपथपाकर घर बना लेते हैं, वही मस्ती बर्फ के बीच दिखाई दी। बर्फबारी में चलते हुए राजस्थान में भी राजस्थान की रेत का ख्याल आया। यहाँ बर्फबारी में ठीक वही मुश्किल पेश आती है। कोर्ट पर बर्फ के फाहे जमा होते देख परेशानी हुई। किसी ने कहा इनमें पानी नहीं है, पर झटकते रहिए, जैसे हम रेगिस्तान में रेत झटक लेते हैं जो कपड़ों पर बैठ जाती है पर टिकती नहीं। 2-2 फुट पूली बर्फ पर चलना और भी टेढ़ा काम है। किसी ने आगाह किया, जनाब ताजा गिरी बर्फ वाले हिस्से पर कदम रखिए, पर ताजी बर्फ में धंसे कदमों को वापस उठाना आसान काम नहीं है, रेत के टीमों पर चलने की तरह। सबसे बड़ी जोखिम तब जब खुदा ने खास्ता जमी बर्फ पर पांव अचानक तेजी से फिसल जाए, सीधे हड्डी टूट सकती है। सोचकर ही सेरन हुई। प्रदेश में तो बुखार तक का इलाज सस्ता नहीं, हर कदम फूंक फूंक कर रखता जैसे चांद पर चल रहे हो। तब अपनी रेत भली लगी, चाहे ऊंट की पीठ से आ गिरे चोट तो नहीं लगेगी। हमारी रेत आतंकित भी नहीं करती। काली पीली आंधी आती है, थोड़ा शोर मचाकर चली जाती है। बर्फबारी तो बुरे मौसम का पैगाम है। उससे जूझने के लिए भारी कपड़ों जूतों के जिरह बख्तर के साथ पता नहीं कितना और तामझाम चाहिए। फिर हमारी रेत के रंग में जान बहुत है। बर्फ का सफेद इतना सफेद है कि नीरस है। एक बार सुहाता है, बार बार नहीं। दूर सफेदी जताने के लिए अंग्रेजी में स्नो जोड़ना पड़ता है, स्नो वाइट। पर बर्फ सी सफेदी कपड़े धोने वाले पाउडर या ड्राई क्लीन करने वाली दुकानों के नाम में ज्यादा शोभा देती है। रंग न सही, बर्फ ने अंग्रेजी, डेनिश आदि यूरोपीय भाषाओं को बेहतर शब्दावली जरूर दी है। अब तक अक्सर मिसाल देता था कि हिंदी में पानी और जल पर्यायवाची हैं, पर भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। गंदे नाले के पानी को आप जल नहीं कह सकते, जबकि अंग्रेजी में दोनों के लिए एक शब्द वाटर ही है। पर बर्फबारी में लक्ष्य हुआ कि हमारे वाली स्नो और जमने वाली आइस के लिए हिंदी में एक ही प्रयोग है, संस्कृत से मिला हिम या फारसी मूल का बर्फ। जबकि मजा देखिए, हिमालय हमारा निगहबान है, धौलाधार जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हमारे यहाँ हैं, पश्चिम के पास तो छोटे मोटे हिम शिखर हैं।
मेरे लिए कुतूहल का सबब बनी कोपेनहेगन की बर्फबारी शहर में चल रहे जलवायु संकट के सम्मेलन में गंभीर मंत्रणा का मुद्दा थी। दरअसल शिमला कश्मीर ही नहीं, दुनिया भर में साबित हुआ है कि अब वक्त पर पर्याप्त बर्फ नहीं गिरती, नतीजतन पानी का स्तर घट रहा है, फसलों पर उसका सीधा असर पड़ रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल रही है, इससे समुद्र में पानी बढ़ रहा है। निचली सतह वाले इलाकों में और बाढ़ आएगी, जिसके शिकार जमीन, खेती, लोग और जीव जंतु सब होंगे। बीच बीच में मैं कुछ उड़ा रहा हूँ सामग्री, क्योंकि ये उसमें रिपोर्टिंग का ऐसे, क्योंकि रिपोर्टाज है। कोपेनहेगन ने मुझे एहसास कराया कि पानी और पर्यावरण के दूसरे पहलुओं के बारे में मेरी दिलचस्पी अब भी बची हुई है, कम से कम इतनी जरूर कि कोपेनहेगन सम्मेलन की चर्चाओं के चलते शहर भी ठीक से नहीं देख पाया 10 दिन रहने के बावजूद। हालांकि सर्दियों में दिन भी वहाँ कितना दिन होता है, ठीक ठाक उजाले के कुल जमा 3 घंटे। अंग्रेजों ने दुनिया पर राज किया, जहाँ नहीं किया अंग्रेजी की घुसपैठ हो गई। दिल्ली कलकत्ता ही नहीं, पेरिस, रोम, मास्को, प्राग, हर तरफ भ्रष्ट अंग्रेजी उच्चारणों का बोलबाला है। कोपेनहेगन भी वैसा ही। डेनमार्क वाले उसे कोपेनहावन बोलते हैं, हावन माने बंदरगाह। इतना ही नहीं, डेनमार्क के डेन की वर्तनी वहाँ DAN है, अंग्रेजी में वो DEN हो गई। किसी अंग्रेज के टंकण में कभी एक अक्षर फिसल गया होगा, जैसे बठिंडा के H, बठिंडा में H इधर से उधर हो गया, तो सारी दुनिया के लिए बठिंडा बठिंडा हो गया। कहीं फ्रांसीसी इसीलिए तो अंग्रेजी से घृणा नहीं करते थे, तो नाम में क्या रखा है। डेनमार्क के लोग भले हैं, उनमें कोई अहंकार नहीं है, न जीना स्वाभिमान। जैसे उनका मंत्र ही हो आता है, आने दो अपना है, जाने दो जाता है, जाने दो सपना है। शहर में हर जगह अपनी भाषा है, कोई नाम पट दिशा निर्देश अंग्रेजी में नहीं है। हवाई अड्डे या स्टेशन जैसी जगहों पर मुसाफिरों की मदद के लिए ज़रूरी जानकारी अंग्रेजी में मिल जाती है, मगर अपवाद स्वरूप, जबकि लोग अंग्रेजी जानते खूब है। अंग्रेजी की पढ़ाई वहाँ अनिवार्य नहीं, पर 5वीं कक्षा से बच्चे उसे पढ़ लेते हैं। किसी डेन से रास्ता समझने में आपको दिक्कत पेश आए, अंग्रेजी जानने वाला कोई दूसरा शख्स आपकी मदद करने को आप रुक जाएगा। एक बार तो ऐसे किसी भले मानुस को मैंने एक शब्द के पीछे 10 मिनट उलझाए रखा। बस में हर दूसरे ठहराव पर आवाज़ सुनता था, फला फला वाय। जानना चाहता था कि ये वाय तो लिखने में वेज यानी कि गली, ये क्या भला है। मेरे उच्चारण से उसने समझा मैं अंग्रेजी शब्द वाय बोल रहा हूँ, जबकि कोई ठीक सवाल बनता नहीं था। वो भी परेशान था और मैं भी, और वो कि मेरी मदद नहीं कर पा रहा। स्कैंडिनेविया यानी उत्तरी यूरोप में डेनमार्क सबसे छोटा देश है, पर कोपेनहेगन स्कैंडिनेवी शहरों में सबसे बड़ा। कोई 13 लाख की आबादी है। बंदरगाह से जुड़ी कई नहरें हैं जो शहर के बीच से गुजरती हैं। साफ सुथरी सड़कें हैं, पेड़ कम हैं, सड़कें चौड़ी हैं, शोर नहीं है, न धुआं है। सड़कों पर तार भी कम नजर आते हैं, यहाँ तक कि 4 डिब्बों वाली बेहद दुरुस्त मेट्रो की छत पर कोई तार नहीं दिखता। दरअसल वह दाईं तरफ समांतर बिछे मोटे तार से सटकर चलती है, स्वचालित है। चालक की जगह मुसाफिर बैठते हैं। दिल्ली की मेट्रो भी स्वचालित है, पर उसमें चालक रहता है, शायद आपातकाल के लिए। चालक न हो, डर के मारे लोग शायद बैठेंगे नहीं। डेनमार्क भव्य पवन चक्कियों के लिए मशहूर है, पर कोपेनहेगन की खूबी यह है कि वहाँ ऊंची इमारतें नहीं हैं, बड़ी भी ज़्यादा नहीं है। प्रशासन सजग न हो तो किसी राजधानी में बहुमंजिली विशाल और मोटी इमारतों की कतार खड़ी होने में देर नहीं लगती। कोपेनहेगन में रानी का महल जरूर बड़ा है या सिटी सेंटर का हॉल, वरना घर छोटे ही हैं। 17वीं सदी के घर जिनका साथ संभाल बेहतर है, या तल्ला दर तल्ला बने डिब्बे नुमा नए अपार्टमेंट, सारे गाढ़े रंगों में पुते हुए, बीहड़ पीला, नारंगी, नीला, हरा या बैंगनी। सर्द हवाओं में गहरे रंग सुकून देते हैं, खुद रंगों में जैसे खुरदरी आंच हो। और आगे चलिए। डेनमार्क में भ्रष्टाचार भी कम है, कहीं ईमानदारी बहुत है। कहा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा। इसका एक सुखद अनुभव मुझे भी हुआ। तड़के 4 बजे हवाई अड्डे पहुंचा, टैक्सी वाले से पूछ लिया था कि कितना भाड़ा होगा। उसने कहा कि मीटर पर निर्भर है, पर अंदाजन 250 क्रोनर, 2500 रुपये। मैंने बताया मीटर ज़्यादा बोला तो आपको बाकी राशि के लिए यूरो लेने पड़ेंगे। वो राजी था। मैं रास्ते में सोचता रहा पता नहीं कितने यूरो और देने होंगे। हवाई अड्डे पहुँच ये विदेश में रहता ही है, हमको लगता कोई टिकट न ले। हवाई अड्डे पहुँच उसने बटन दबा के मीटर देखा, मेरा सामान उतारा और बोला 225। मैंने सांस ली और 250 क्रोनर उसकी हथेली पर रख दिए, बाकी आपके। डेनमार्क में टिप का कायदा नहीं है। उसने कुछ झुककर कहा टक टक यानी धन्यवाद।
आभार जताने के लिए इससे छोटा शब्द मैंने दुनिया में पहले नहीं सुना, इसलिए मैंने इसका शीर्षक लिखा था कि 1 टक कोपेनहेगन। अब समाप्त कर देते हैं। एक चीज वहां देखी थी कि वहां साइकिलें बहुत हैं, तो उसके ऊपर मैंने विस्तार से कुछ जिक्र किया था। सिटी हॉल वाले चौक के पास बाल कथाओं के जगत विख्यात लेखक हांस क्रिश्चियन एंडरसन का घर है। अहाते में उनकी प्रतिमा बनी है, आकाश की ओर देखते हुए। उनकी एक प्रतिमा न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी है। संसार में जाने कितनी पीढ़ियां बचपन में एंडरसन की कथाओं के अनुवाद पढ़ते हुए बड़ी हो गई। उनकी लिखी कहानी द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, राजा नंगा है, तो किसी लोक कथा की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। बच्चे एंडरसन की प्रतिमा की गोद में बैठकर शान से फोटो खिंचवाते हैं। इस सिलसिले में बेचारी प्रतिमा के घुटने घिसकर बदरंग हो गए हैं। शहर में प्रतिमाएं जगह जगह दिखाई देती हैं, लेकिन सबसे मशहूर है एंडरसन की परिकथा पर बनी द लिटिल मरमेड। ठिकाना पूछा तो पता चला कि बहुत दूर है। परिवहन शहर का बहुत सुचारू है, लेकिन वहां तक न बस जाती है न मेट्रो। चलने का मुझे खप थे तो चल पड़ा। 0 से 6 डिग्री नीचे बर्फीली हवाओं के थपेड़े खाते, जिनका जोर सागर तट पर दुगना हो जाता है। हिम्मत हारते न हारते पहुंच गया जमी बर्फ पर धीमी चाल। फिर दस्ताने सहित हाथ और कोट के अंदर कैमरा निकाल कर उंगली हिलाने की ताब तक नहीं। रास्ता दिखाने वाले निशान भी नहीं हैं। दुकानों होटलों का रास्ता बताने के लिए मजदूर सड़क के बीच में खड़े रहते हैं, हाथ में नाम के झंडे से लिए हुए, उस कंपनी में भी हरदम। इस हाल में मरमेड की महज 4 फुट ऊंची प्रतिमा तक पहुंचकर शायद हताशा का बहुत ज्यादा हुआ। शहर के पुराने बंदरगाह की एक चट्टान पर स्थापित मूर्ति, सिर झुकाए विनय भाव में बैठी मत्स्य कन्या, बगल में पानी में अब एक नई मूर्ति खड़ी कर दी गई है, निहायत कुरूप। पीछे बहुत दूर कारखानों की चिमनियां नजर आती हैं, अजीब सा नजारा था। मूर्तिकार एडवर्ड एरिक्सन लिटिल मरमेड को बड़े आकार में तो खैर नहीं बना सकते थे, निर्जन तट है इसलिए और छोटी लगती है, पर उससे क्या। शहर के साथ प्रतिमा का नाम इस तरह जुड़ा है कि एंडरसन की कहानी लोगों ने चाहे न पढ़ी हो, मूर्ति जरूर देख आते हैं, जैसे मैं, पर देख कर पछताया, न देखता तो भी पछताता। शब्दों में एक स्टोयाल नाम का वहां पे बाजार है, उसका जिक्र किया था कि स्टोयाल में एक अजीबोगरीब घटना घटी, ऐसे कि उस पर क्या हंसें क्या रोएं। संगीत सिनेमा के महास्टोर से निकलकर आगे बढ़ते ही देखता हूँ कि एक रेस्तरां के बाहर लावारिस खड़ी बच्चा गाड़ी से रोने की आवाज आ रही है। पूरी तरह ढका हुआ हिंडोला यानी कि कार्गो बाइक, आसपास कोई नहीं, पाँव से कान तक और कोट तक लिपटे आते जाते लोग। देश में ऐसा होता तो समझ जाता कि कोई नाजायज बच्चे को सड़क पर छोड़ गया होगा, मगर इतनी ठंड में इस हिंडोले में मैंने बच्चा गाड़ी का पर्दा थोड़ा सा सरका कर देखा। सुंदर सा बच्चा रोते हुए मेरी तरफ घूर रहा था। मैं फौरन रेस्तरां के भीतर गया और एक बहरे को बताया। उसने गपशप में मशगूल एक जोड़े को फौरन खबर की। युवती फौरन उठकर बाहर आई। बच्चे की चूसनी मुंह से छिटक गई थी। उसने उसे मुंह में ठूसा, हिंडोला ढका, मुझे धन्यवाद कहा और फिर अंदर चली गई। बाद में पता चला कि कोपेनहेगन में यह आम बात है। बच्चा गाड़ी के लिए बस मेट्रो में अलग से जगह रखी जाती है, लेकिन रेस्तरां में अलग जगह नहीं होती। इसलिए माता पिता भीतर और बच्चा बाहर। एक शख्स को वहां जब ये घटना बताई तो उसने इस सहज प्रथा की लंबी परंपरा पर रोक डाली। उसने कहा, फिर उसको कोई हैरानी नहीं होगी इसमें क्या। उसने बताया वॉशिंगटन में ठीक ऐसे ही एक वाकये में पुलिस ने बच्चा दुकान के बाहर छोड़ने वाले दंपति को गिरफ्तार कर लिया था। बच्चे की उपेक्षा के जुर्म में 2 रोज बाद उन्हें साबित करने पर ही छोड़ा गया कि दंपति कोपेनहेगन का निवासी है, जहां ऐसी परंपरा है पर उसे अमेरिकी कानून की जानकारी नहीं। लौटने के बाद अखबारों में और दिलचस्प खबर पड़ी। कोपेनहेगन में एक संवेदनशील चोर बच्चा गाड़ी बच्चे सहित उठा के ले गया। आगे जाकर बच्चे की रुलाई ने उसे उसकी भूल जता दी तो चोर सीधे पुलिस को आत्मसमर्पण करने पहुंच गया। साइकिल चोरी भी कोपेनहेगन में आम है और उसके लिए मामूली जुर्माना देना होता है। यूँ हर जगह की बहुत यादें हमेशा साथ रहती हैं, लेकिन कोपेनहेगन की एक छाप मन में अक्सर पहुंच जाती है। अमीर देश है, रईसी का इजार नहीं है, कहने को रानी है, और मुल्क में समाजवादी पार्टी का राज है। सरकार ने एक बड़ा काम यह भी किया है कि राजधानी की रेलम पेल में हर कोने हर मोड़ तक
साइकिल के लिए अलग सड़कें पहुंचा दी गई हैं। अब मैं इसको समाप्त करता हूं, क्योंकि आगे मैंने साइकिल की पुराण लिखी थी कि हमारे यहाँ भी साइकिल जो है पहले बहुत चलन में थी और अब जो है वो खत्म हो गई, और वहाँ पर इतनी व्यवस्था की गई है, इतने सारे प्रबंध किए गए हैं, इतनी साइकिलें हैं कि वो दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिलें हमारे पास में। अब ये शायद एम्स्टर्डम में ज़्यादा हैं या कोपेनहेगन में ज़्यादा है, हम कह नहीं सकते, लेकिन उनको उस पर गर्व होता है। कई तरह की व्यवस्थाएँ हैं, और वहाँ साइकिल को बाइक कहते हैं। हमारे यहाँ बाइक हम लोग आजकल मोटरसाइकिल को कहते हैं, लेकिन वो जो वहाँ पे बाइक से साइकिलें हैं उसकी संस्कृति भी जो है मैंने उसका विस्तार से सीखा। और भी चीज़ें हैं, पर मैं सिर्फ अभी चूंकि एक झलक आपको, कि भी पत्रकार भी कभी कभी जो है अपनी पत्रकारिता में और रिपोर्टिंग के बीच में संस्मरण घुसपैठ कर जाते हैं, उसकी झलक मैंने आपको सुना दी। धन्यवाद। कोपेनहेगन के बहाने एक बहुत अच्छा यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज अभी हमने आज के अध्यक्ष श्री ओम थानवी जी से सुना। मैं पूरी सभा की तरफ से उनको कहना चाहूँगा, टक। उन्होंने इसका शीर्षक भी मुझे भेजा था, एक टक कोपेनहेगन, तो मुझे लग रहा था कि होगा कुछ यहाँ जैसे उर्दू में टुक होता है, ऐसा कुछ टक होगा। खैर, आपने आज कथेतर गद्य के इस नई संभावनाओं के सत्र में श्री शरद कोकाज से एक शहर के बारे में एक संस्मरण सुना और एक ब्रज श्रीवास्तव के हवाले से पिता पर केंद्रित, श्री अनिरुद्ध उमट की आवाज़ में और उनके बहुत ही मार्मिक गद्य में हमने एक गायिका पर केंद्रित बातचीत सुनी, और इसके बाद श्री ओम थानवी जी को समय इतना ही था, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। हम क्षमा चाहेंगे व्यवस्थापकों से कि हम थोड़ी सी छूट हमने ली, यह ज़रूरत भी थी, चूँकि सत्र बहुत महत्वपूर्ण सोपान पर था।